हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एपिसोड नंबर 6 लेके आ गए लॉज ऑफ मोशन के अंदर, और इसमें हम लोग ये सारा टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। ये आज का लेक्चर प्लानर है जिसमें हम लोग पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिस्कस करने के बाद इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया है आईआईटी में, वो वाला क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद फिर मतलब एप्लीकेशन का मतलब वही कि उसके ऊपर क्वेश्चन करना है, और एक गन वाला होता है एप्लीकेशन, उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स और एक टॉपिक है लैमिस थ्योरम, इसको डिस्कस करके उसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद फिर मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, हालांकि ये एफबीडी वाला पार्ट है, ये बहुत आसान है, फिर भी उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे, 2 लाइन का है ना। ये न्यूमेरिकल से रिलेटेड है ये वाला, बाकी ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले से डेरिवेशन आता है एग्जाम में, अगर जो क्लास 11th में इससे डेरिवेशन आता है ये वाले से, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बोलेगा कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके मतलब डेराइव करके दिखाना रहेगा, ठीक है। तो वो डेरिवेशन भी करना है हम लोग अभी, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हेडिंग तुमको लिखना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है बताओ? लीनियर मोमेंटम, तुम्हारे पास लीनियर मोमेंटम है कि नहीं है? हाँ, अभी है तुम्हारे पास लीनियर? हाँ, सही बात है। तो हमको अभी पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलो अभी हम लोग को ज्योति बताएगी कि इम्पल्स क्या होता है, बताओ। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गलत बोली, इम्पल्स मोमेंटम नहीं होता, गलत गलत। इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, या फिर इसी को क्या लिखते हैं हम लोग, और इसी को और हम लोग लिखते हैं फोर्स इनटू टाइम। जे बराबर फोर्स इनटू टाइम या फिर चेंज इन मोमेंटम। ये सारा किसके बारे बात है? इम्पल्स के बारे। तो ये इम्पल्स का यूज करके हम लोग ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को प्रूव करेंगे। कहां पर? यहां टाइम नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। यहां सिर्फ चेंज इन मोमेंटम होता है, टाइम नहीं होता है। कहां है तुम? क्या यहां पर नीचे में टाइम होगा? नहीं होगा, ठीक है। चलो अब देखो, अब हम लोग को ये समझो पहले ये टॉपिक है किस बारे में, उसका मतलब समझो पहले किस बारे में। जैसे मेरे पास 2 बॉडी है, ये बॉडी नंबर ए और ये बॉडी बी, ठीक है। ये दोनों बॉडी आपस में एक दूसरे से टकराता है। मान लो कि इसका स्पीड है, टकराता है, तुम कहीं भी ले सकता है डायरेक्शन टकराने का। मान लो दोनों इस तरफ जा रहा है, इसका मास m1, इसका मास m2। अभी क्या ये दोनों टक्कर खाया है? नहीं। अच्छा, अभी मतलब ये जो सिनेरियो है ये बिफोर कोलिजन का है, मतलब अभी कोई टक्कर नहीं हुआ है। अभी कुछ देर बाद क्या होगा? ये दोनों आपस में टकरा जाएगा, ठीक है। पीछे वाला आके मान लो इसको टक्कर मार दिया, इसका स्पीड मान लेते हैं u1, ये वाले का मान लेते हैं u2, और ये दोनों टकरा गया ना। टकराने के बाद क्या होगा? टकराने के बाद तुमको एक चीज मालूम होगा ना कि स्पीड बदल जाता है टक्कर खाने के बाद। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो m1 है इसका स्पीड बदल के v1 हो गया, और m2 का स्पीड बदल के हो गया v2। कोई दिक्कत? अब ये जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये तुम पहले कभी नहीं पढ़ा है ना। ये क्या कहता है? कंजर्वेशन सुना होगा ना नाम। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मास ना कभी क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय, वो कंजर्व होता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी कुछ है। तो ये जो नियम है ये ऐसा कहता है कि m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बताओ कि यहां मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, पहले ये समझो। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या है? अभी m1 u1 दिख रहा है, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। तो इस वाले का अगर हम लोग मोमेंटम लिखेंगे ए बॉडी का, तो मोमेंटम ऑफ ए, ये ए का मोमेंटम, ठीक है। और यहां पर इसका मोमेंटम क्या लिखेंगे? मोमेंटम ऑफ बी। ये बराबर होगा टक्कर के बाद वाला जो मोमेंटम है, मतलब a प्लस बी का मोमेंटम अभिभूत नहीं होगा, ये कहना चाह रहा है। ये क्लियर है? मान लो कि पी ए डैश लेते हैं, इसको पी बी डैश। डैश लगा रहे क्यों, समझ आया? क्योंकि शुरुआत में इसका इनिशियली मोमेंटम m1 u1 था, टक्कर के बाद कितना हो गया? मास तो अभी भी उतना ही है ना, मास थोड़ी बदलेगा। मान लो कोई गाड़ी वाला पीछे से कोई गाड़ी वाले को अगर टक्कर मार दे तो मास बदल जाएगा उसका?
नहीं बदलेगा ना, गाड़ी का मास जितना है तो उतना ही रहेगा। स्पीड बदल जाता है, ये तुम देखा भी होगा। जैसे मान लो कोई गाड़ी आगे जा रहा है, पीछे से कोई गाड़ी वाला आके मार दिया उसको, तो मास तो दोनों का नहीं बदलता है, क्या बदलता है? स्पीड। तो देखो वही लिख रहे हैं, एक का स्पीड u1 से कितना हो गया v1, और इसका स्पीड u2 से कितना हो गया v2। क्या हुआ, कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताओ? हाँ, अरे उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, ये मान के चल रहे हैं कि टकराने के बाद गाड़ी का जो कोई भी पार्ट है वो उखड़ा नहीं है, ठीक है, उतना खतरनाक एक्सीडेंट नहीं हुआ है तुम ये मान के चलो कि जो एक गाड़ी है उसको दूसरा वाला गाड़ी आके मारा है और उतना कस के ठोकर नहीं लगा है, लेकिन स्पीड तो बदलेगा ना, ये तो होता ही है ना, जो आके ठोकर मार रहा है जिसके ठोकर लग रहा है दोनों का स्पीड बदलेगा। और हम ये मान के चल रहे हैं कि उतना तबाही नहीं हुई जैसे तुम सोच रहा है जैसा इस टाइप इसका दिमाग है उस हिसाब से नहीं हुआ है, ठीक है, एक्सीडेंट। तो ये होगा कि नहीं बताओ, लेकिन इस बात पे यकीन कैसे करें? इसी को प्रूफ करने बोलता है एग्जाम में, ठीक है। और देखो ये तो इसका एक्सप्रेशन हुआ या फिर ये हुआ, ये पी समझ रहे हैं ना क्या है? पी का मतलब क्या है? लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम मत बोलो, लीनियर मोमेंटम, क्योंकि एक और मोमेंटम भी होता है एंगुलर, तो इसलिए लीनियर बोलना है, ठीक है। इसलिए देखो लिखे भी लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट लिख लो, द मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज, the momentum of two bodies before collision is equal to the momentum of the two bodies after collision। कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद का मोमेंटम क्या होगा? दोनों का बराबर होगा कि नहीं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कंजर्वेशन, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब लीनियर वाला। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम जो हम बोल रहे हैं ना वो भी कंजर्व होता है, आगे पढ़ना है वो भी, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रूफ करना है अभी हम लोग को कि ये दोनों का, भाई साहब हमको तो लग रहा है कि दोनों का स्पीड बदल गया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से क्या होगा कि दोनों का सम अभी भी उतना ही है, मतलब कोई फर्क नहीं आ रहा है, मतलब कोलिजन के कारण कोई असर नहीं पड़ रहा। वही ना मालूम चल रहा है कि कोलिजन के कारण ये असर कोई नहीं पड़ रहा है। ये पूरा कौन सा पार्ट हुआ? इनिशियल। ये वाला कौन सा हुआ? फाइनल। और हम क्या करना चाहते हैं कि इनिशियल किसके बराबर है? फाइनल के। इसी को प्रूफ करेंगे अभी हम, ठीक है। लिख लो इसको, समझ में आया ये वाला कि नहीं समझ में आया? बात मुद्दा क्या समझ में आया? चलो ठीक, अभी प्रूफ करते हैं इसको। और इसको प्रूफ करेंगे हम न्यूटन का थर्ड लॉ का यूज़ करेंगे। इसको प्रूफ करने का 2-3 तरीका है, जो तुम्हारा एग्जाम में जो लिखना ठीक होगा वही वाला बता रहे हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए जे के बारे में मालूम होना चाहिए। जे समझता है? इम्पल्स, इम्पल्स के बारे में ज्ञान होना चाहिए। इम्पल्स, अच्छा ये बताओ कि ये लोग जब आपस में टक्कर खाया होगा तो टक्कर खाने के बाद ये लोग, मतलब टक्कर तुरंत हुआ या फिर बहुत समय लगा होने में? हैं? जब भी कोई कोलिजन होता है तो बहुत समय लगता है क्या? तुरंत कोलिजन के बाद हट जाता है ना दोनों ऑब्जेक्ट, कि सटे रहता है बहुत देर तक, प्यार हो जाता है आपस में वो लोग का। और वो प्यार तो नहीं होता है ना, दोनों टकराता है फिर तुरंत अलग हो जाता है। क्या आदर्श है कि नहीं? आदर्श का खैर अलग बात है, लेकिन उसके बारे में हम लोग नहीं बात कर रहे हैं। ये एक तो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक्सेप्शनल जो केस होता है उसको हटा के बाकी बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एक्सेप्ट आदर्श चलो देखो, अगर आदर्श गाड़ी चला रहा हो तो उसको छोड़ के कोई और बाकी आदमी चलाएगा तो टक्कर होगा बाबू, तो तुरंत अलग होगा। तो तुम लोग को हम पढ़ाए थे कि जो बड़ा फोर्स लगता है छोटा टाइम में उसको इम्पल्स करते हैं नहीं कहते? तो यहाँ पर तो वही हो रहा है ना, थोड़ा सा टाइम के लिए लोग टक्कर खा रहा है ना, लेकिन फोर्स तो बहुत बड़ा लग रहा है, इसीलिए इम्पल्स का बात करेंगे, ठीक है। चलो लिख लो इसको। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, ए बाबू ए, अभी क्वेश्चन पूछेंगे फिर नहीं आंसर देगा तो बहुत डांटेंगे। यहाँ देखो प्रूफ। अभी हम लोग ये देखे थे, देखो यहाँ पर तुम नहीं ध्यान दे रहा स्वप्नदीप पढ़ने में। हम पहले देखो कैमरा में ही बोल रहे हैं स्वप्नदीप नहीं ध्यान दे रहा, भेज देना उसका बाबा को वीडियो। स्वप्नदीप पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, भेज देना ये वीडियो, ठीक है। भाई साहब बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा है, ये अर्पित कर रहा है क्या? चलो देखो यहाँ पर, ये मास m1, इसका स्पीड कितना था? इसको हम लोग a बोले थे, इसको b बोले थे। अभी दोनों जब एक दूसरे से टक्कर खा रहा था m1 और m2, तो तुम बताओ ज्योति, यहाँ पर अगर हम ऐसे एक फोर्स दिखाएं, टक्कर खा रहा है दोनों, तो ये वाला फोर्स जो है ये b लगाया a पे या a लगाया b पे?
एग्जैक्टली क्योंकि दोनों ऐसे, जब जो ऑब्जेक्ट टकराता है आपस में तो दोनों ऐसे होना चाहता है ना, दूर भागता है टकरा के, तो पक्का फोर्स ऐसे लगता होगा ना, रिपल्सिव लगता होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये वाला क्या लिखेंगे हम लोग, फोर्स ऑन किस पे लग रहा है, ड्यू टू, और यहां क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या होने वाला भाई, पिक्चर सेम कि m1 जो है वो कितना स्पीड से आगे हो जाएगा, v1 से, और ये नहीं नहीं, मतलब कि फिर दोनों टकरा के ऐसे अलग हो जाएगा ना, तो फिर भाई ये आगे निकल जाएगा और ये वाला पीछे ही रह जाएगा। नहीं आया समझ में? ये पीछे वाला जाके उसको टक्कर मारा ना, तो ये पीछे रह गया और वो बेचारा जैसा था वैसे ही चल रहा है। तुमको आ रहा है समझ में आदित्य कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो बोलो सर नहीं आ रहा समझ में, पक्का? ठीक है, तो ये जो लिखे इसमें कोई डाउट है? चलो ठीक, तो हम लोग लिखेंगे अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। लिखो तुम लोग सब लोग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या बोलता है न्यूटन का थर्ड लॉ? एफ, हाँ, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बकायदे दोनों सेम फोर्सेस हो, सेम टाइप का फोर्स हो, ठीक है? तो एफ ए बी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, एफ बी ए, है ना? और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम लोग तो ऐसे लिखेंगे, वेक्टर लगा के यहाँ पर माइनस लगा देंगे, क्योंकि दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन तो अपोजिट है ना, उल्टा उल्टा डायरेक्शन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। वैसा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों आपस में टकरा रहा है, ठीक है, सेम टाइप का है। अरे वो नहीं बताए थे, जैसे एक बच्चा को, छोटा बच्चा को बोल दो जाके दीवार में लड़ा जाओ, जाके दीवार में टकरा जाओ, तो बच्चा बोलेगा ठीक है हम जाके दीवार में टकरा जाते हैं, लेकिन क्या होगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे जाएगा वो टक्कर खाने दीवार में, हल्का से छू के आ जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि जितना तेजी से वो दीवार पे फोर्स लगाएगा, दीवार भी पलट के उस बच्चे पे उतना ही तेजी से फोर्स लगाएगा उसका माथा में, तो सेम फोर्स लगाएगा ना। ये जितना तेजी से इस पे मारा, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये जितना तेजी से इसको हिट किया उतना ही तेजी से ये पलट के उसके ऊपर हिट करेगा ना। एक्शन रिएक्शन पेयर, ये इस पे जितना एक्शन लगाया वो पलट के उसको रिएक्शन देगा। अच्छा, एक्शन यहाँ कौन लगा रहा है, ये पीछे वाला, ये पीछे वाला जाके इसको मारा टक्कर, तो ये भी पलट के उतना ही लगाएगा ना। तुमको ये चीज़ मालूम होगा, तो जब तुम जैसे मान लो साइकिल, हालांकि तुम ठहरी भिखारी आदमी, लेकिन फिर भी अगर जैसे मान लो कि अच्छा साइकिल है, ठीक है, मान लो कि तुम साइकिल चला रही हो, तो साइकिल से जाके मान लो तुम आदर्श को ठोक देती हो। बाबू आदर्श पैदल चल रहा था, ठीक है तो वहाँ तो खैर ज़्यादा ही रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन फिर भी तुम्हारा साइकिल भी तो डैमेज होगा। साइकिल डैमेज नहीं होगा आदर्श को ठोकने से, हैं स्पीड कम हो जाएगा ना। वो ये दिखाया कि एक्शन का रिएक्शन भी हो रहा है, ठीक है। अरे तो साइकिल का टायर और ये सब पे असर पड़ेगा ना जिसमें टक्कर मारा गया है। जैसे मान लो कि कोई बाइक वाला है, बाइक वाला आगे जा रहा है, कार वाला, कार का तो बड़ा ज़्यादा मास होता है ना, वो जाके मार दिया बाइक वाला को, तो कार वाला पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अरे बिल्कुल पड़ेगा, वो एक्शन दिया बाइक वाला को, तो बाइक जो है वो भी पलट के उस पर क्या लगाया, भले ही बाइक वाला कहाँ जा रहा हो, आगे जा रहा हो, फिर भी एक्शन तो दिखेगा नहीं वहाँ पर। समझ में मेरी बात की नहीं समझ में आ रहा? और बराबर दिखेगा, जितना बाइक डैमेज हुआ उतना ही गाड़ी भी डैमेज होगा बाकायदे, लेकिन एक शर्त है कि कार वाला ज़्यादा तेज ना हो, ठीक है, नहीं तो बाबू नया भी और बहुत कुछ हो सकता है बाकी तुम समझ जाते, यहाँ तो ठीक है। एफ ए बी बराबर क्या लिखेंगे हम, एफ बी ए, ऐसे लिखें? हाँ ठीक है, अभी स्केलर फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में माइनस लगाते हैं ना, जब डायरेक्शन के बारे में बात करना हो तब माइनस लगाओ, यहाँ स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज़ हम करेंगे तो बुरा मान जाएगा, यहाँ पर टाइम से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से कोई दिक्कत है? इसका मतलब है कि कितना समय में कोलिजन हुआ, डेल्टा टी का मतलब वो समय जिसमें क्या हो रहा है, ये समझना डेल्टा टी का मतलब। डेल्टा टी का मतलब ये मत सोचो यहाँ से यहाँ तक का समय, कोलिजन के दौरान जो समय है वो डेल्टा टी है। कोई दिक्कत? ठीक। अब तुम लोग को पहले पढ़ाया गया है कि इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम या फिर फोर्स इनटू टाइम, ये दोनों ही इंपल्स है। तो क्या इसको हम इंपल्स बोल सकते हैं, क्या इसको हम इंपल्स बोल सकते हैं? हाँ, फोर्स इनटू टाइम, ये भी क्या है, इंपल्स, ठीक है। अब ये वाले के जगह पे क्या हम चेंज इन मोमेंटम लिख सकते हैं? अच्छा इसको ना एक काम करो, वेक्टर ही फॉर्म में लिखो, तो यहाँ माइनस लगते चलेगा ना, मान लो वेक्टर ही फॉर्म में लिखो, कोई दिक्कत नहीं उससे, तो यहाँ पर माइनस लगते चलेगा ना। अगर इसको हम वेक्टर में ही कंटिन्यू करें, मतलब ये जो था ना वेक्टर फॉर्म में, इसको वेक्टर में ही लगा दे, तो यहाँ माइनस लगाना होगा, क्योंकि दोनों का फोर्स का डायरेक्शन क्या है, उल्टा उल्टा। और यहाँ पर क्या किए हैं, टाइम से मल्टीप्लाई किए हैं, मैथ्स के हिसाब से दोनों कटेगा, वापस यही आ जाएगा, तो मतलब ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ कि इसको हम लिखेंगे इंपल्स ऑफ ए बी, और ये वाले क्या लिखेंगे, इंपल्स ऑफ बी ए, लेकिन कैसा,
माइनस का। और तुमको मालूम है कि इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। अब हमको अभी ये बताएगा ये बालक, हाँ यहां पर ये इंपल्स जो बात हो रहा है, किसका इंपल्स का बात हो रहा है? ए का कि बी का? एक लाइन में आंसर दो, ये इंपल्स ए का कि बी का? बिल्कुल सही बात है। उसका रीजन ये बताइए। क्या नाम बाबू तुम्हारा? नाम भूल गए हम। हाँ नीलिमा। नीलिमा ये बताओ कि ये बोला कि इंपल्स यहां पर ए का बात हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर ऐसा ये क्यों बोल रहा है? बताओ जल्दी। अगला बारी आदित्य का है, बताओ जल्दी। हाँ तुम ध्यान नहीं दे, हमको चेहरा से दिख रहा है कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। तुम बताओ बाबू, ये जो इंपल्स लिखा है ये ए का है, क्यों? वेरी गुड, बिल्कुल सही। ये जो फोर्स है, ये फोर्स कौन सा है? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो ए पे फोर्स लगा ना, तो ऑब्वियसली जो इंपल्स हम लोग देखेंगे किसका देखेंगे? समझा नहीं समझा? बोलो। जैसे तुम बॉल को, बैट से जब बॉल को मारेगा, और अगर तुम इंपल्स लिख रहा है बैट, ये बॉल, ये छोड़ दो, तुम देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, छोड़ दो ये। जैसे ये बैट, ये बॉल आके इसको हिट किया, मतलब कि बॉल आया, ये बैट से मारा उसको, बैट से, ठीक है, ये बैट पकड़ा हुआ हाथ से, है ना। तो ये बॉल है और ये मान लो कि क्या बोला, ये बैट है और ये मान लो बॉल है। तो तुम लिख रहा है फोर्स ऑन बॉल ड्यू टू बैट। फोर्स ऑन बॉल, बॉल को बी मान रहे हैं, और किसके वजह से? बैट की वजह से। तो यहां पर ये जो मोमेंटम का जब तुम बात करेगा, मतलब इंपल्स का जब बात करेगा, तो इंपल्स किसका लेगा तुम? ऑब्वियसली यहां पर बताओ, ये इंपल्स किसका लिखाएगा? मतलब इंपल्स किसका लिखना पड़ेगा? बॉल का ही लिखाएगा। तो बोलेगा सर बी ए क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये बी ए लिखने का मतलब है इंपल्स ऑन बॉल ड्यू टू, क्लियर है कि नहीं है? ए हम बैट को मान रहे हैं ना, समझ में आया मेरी बात की नहीं समझ में आया? ठीक। तो यहां पर लिखा है इंपल्स ऑन ए ड्यू टू, या फिर यहां से देख लो, इसी के प्लेस पे ये लिखा है ना, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो ऑब्वियसली इंपल्स किसका होगा? ये ए का होगा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब ये बताओ कि ये जो इंपल्स होता है किसके बराबर होता है? ये इंपल्स यहां लिखते हैं, इंपल्स जो होता है वो बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के। बहुत बढ़िया। अभी हमको ये बताएगी ये, हाँ यही नीलिमा, ये जो चेंज इन मोमेंटम होगा ये ए का या बी का? सोच के बताओ, हैं? क्यों? ये बोल रही है कि इंपल्स यहां ए का लिखना चाहिए, क्यों बताओ? क्योंकि ये जो इंपल्स, हम यहां पर जो इंपल्स बात कर रहे हैं वो ए का है, तो मोमेंटम भी किसका चेंज होगा? क्योंकि ए पे फोर्स लगा, तो मोमेंटम यहां किसका होगा? ये नहीं समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया तो बोलो सर नहीं आया समझ में। आ गया पक्का? अच्छा, जब हम जे बी ए लिखेंगे, तुम बताओ बालक, यहां पर जो इंपल्स का चेंज लिखेंगे किसका लिखेंगे? बी का कि ए का? क्योंकि अगर इंपल्स बी पे लग रहा है तो ऑब्वियसली बी का ही मोमेंटम चेंज होगा। ये देखो, ये पीछे अर्पित सो रहा है बाबू, फ्रेंच मिनट में जल्दी से अर्पित आगे आओ, जल्दी से सो रहा है, जल्दी आओ आगे, एकदम कॉपी किताब उठा के जल्दी यहाँ पहुँच जाए, एकदम तुरंत तुरंत पहुँच जाओ, तुरंत 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 आराम कर रहा है वहाँ पर, तकिया लगा के सो रहा है। तो ये दोनों को हम कहाँ डाल देंगे बताओ? ये दोनों को यहाँ डाल दें, तो यानी कि लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बराबर चेंज इन मोमेंटम ऑफ, कोई दिक्कत? और ये बगल में जरूर लिखना, जहाँ तुम डेरिवेशन कर रहे हो उसके बगल में नहीं लिखेगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। अच्छा, अब ये बताओ ए का जो मोमेंटम है उसका चेंज लिखना है यहाँ पर। मतलब कि फाइनल मोमेंटम ए का, इनिशियल मोमेंटम, अरे माइनस छूट गया यहाँ पर, माइनस भी तो है जी, ये माइनस ही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। माइनस नहीं छूटना चाहिए, ठीक है, ये माइनस जो चल रहा है ना, ये माइनस ये वाला। अच्छा, ये इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो ये सब में क्या लगाओ? वेक्टर लगा लो, ठीक है। हाँ बोलो, कहाँ? यहाँ लिखने की जरूरत थोड़ी है, यहाँ इक्वेशन में लिखना है, इस वाले में, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरफ ये सब, ये दोनों किसका हुआ? ए का। ये पी फाइनल समझ रही हो? फाइनल मोमेंटम ए का, और ये किसका है? ये क्या है? इनिशियल मोमेंटम ए का। फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ ब्रैकेट में फाइनल मोमेंटम बी का, माइनस इनिशियल मोमेंटम बी का ही ना। इधर तो सारा बी के बारे बात है ना, और इस तरफ किसके बारे बात है? क्योंकि यहाँ देखो फोर्स ऑन बी है तो बी के बारे इधर, और यहाँ फोर्स ऑन तो ए के बारे। क्लियर है यहाँ तक? बस अब एक और लाइन बचा, हो गया फिर, है ना। इधर मिटा देना, चलो यहाँ देखना आगे।
चलो तुम बताओ जी, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए क्या लिखेंगे बताओ। यहां पर फाइनल मोमेंटम ऑफ ए पुट करना है, क्या लिखेंगे बताओ। फाइनल मोमेंटम ऑफ ए क्या लिखेंगे, उसको बताने दो, रुक जाओ। सामने दिख रहा है हमको तो, ये ए है और ये बी है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। कोलिजन का पूरा बनाया हुआ चार्ट, तुम बताओ। फुलझड़ी है, M1 V1 सही है ना। ये जो ए का मोमेंटम है फाइनल वाला ये है ना, M1 V1। उसके बाद M1 V1 फिर यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ क्या लगाएंगे। चलो तुम बताओ जी, यहाँ पर क्या लिखोगी। वो कोई और दुनिया में है, किसके, रमेश के बारे, किसके बारे सोच रही हो। चलो यहाँ बताओ यहाँ क्या लिखोगी बताओ। नहीं उस रुक जाओ, उसको बताने दो। हाँ ये वाला इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए कितना होगा, इनिशियल क्या, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए होगा कितना, वो पूछ रहे हैं। और गलत बताई तो अभी उसको मत बताना, नहीं तुमको मारेंगे आके फिर। बताओ बहुत जल्दी। एम 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 देखी, ध्यान नहीं दे रही, हमको मालूम है ना, चेहरा देख के मालूम चल रहा है। वो उधर देख के कुछ सोच रही थी कि कब रमेश आएगा लेके जाएगा। बताओ हैं, बकलोल। तुम बताओ बाबू। हाँ वेरी गुड, M1 U1। बेवकूफ़, यहाँ इनिशियल मोमेंटम ए का है, ए का इनिशियल मोमेंटम कितना है, M1 U1। चलो ठीक है, बराबर। तुम बताओ स्वप्नदीप, यहाँ पर क्या है, यहाँ बराबर में क्या है फिर माइनस, तो यहाँ क्या लगाएंगे बताओ। फाइनल मोमेंटम बी का कितना होगा, यहाँ ब्रैकेट लगाना होगा ना। चलो बताओ। हैं आदर्श, तुम मार खाएगा, क्यों बता रहा है। M2 V2। चलो तुम बताओ बाबू, यहाँ माइनस ये इनिशियल मोमेंटम बी का कितना लिखेंगे। बी का यहाँ देख लो ठीक से, बी के बारे में बात कर रहा है। अरे भाई M2 U2 ये बी का इनिशियल ये है ना, ये तो फाइनल वाला है। भाई साहब कहाँ ध्यान है पता नहीं, क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत है हैं? ये कौन, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी, तो बी का इनिशियल मोमेंटम हाँ U2 होगा, सही बोल रहा। सो आई एम सॉरी। रुक, फाइनल मोमेंटम बी का ये रहा और इनिशियल ये रहा ना, तो आई एम सॉरी, मेरी गलती। चेक कर रहे थे, क्या चेक कर रहे थे मतलब। अच्छा मतलब सब टीचर ऐसे ही बोलता है। नहीं, जो टीचर अपना गलती को एक्सेप्ट करता है वो बेवकूफ़ है बाबू, गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए चलो देखो आगे, M1 V1 माइनस M1 U1। तुम्हारे वजह से भटक गए हम यहाँ जब माइनस अंदर जाएगा तो M2 V2 प्लस होगा। अब ये वाला जो है टर्म, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ देखो ये रमेश, ओ सॉरी, मतलब ये वाला इधर गया, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अलग से लिखते हैं, देखो अलग टाइप से। प्रूफ ये वाला करना है ना कि M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर किसके होगा। बोलो। हाँ तो यहाँ पर से हमको मिलेगा M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर M2 U2। प्रूव हो गया ना। मतलब जितना इनिशियल मोमेंटम था, ये कौन सा इनिशियल की फाइनल, ये इनिशियल है ना, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी देखो इनिशियल वाला है, और ये कौन सा है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कौन सा है। तुम चाहो तो इसको ऐसे पलट के भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, किताब में से ही लिखा मिलेगा। M1 U1 प्लस M2 U2 सेम बात है ना दोनों, कोई दिक्कत है बोलो। इनिशियल देखो ये शुरुआत का है ना, ये सब M1 U1 M2 U2, और बाद वाला कितना है M1, ये आफ्टर कोलिजन, टक्कर के बाद का। और देखो दोनों क्या आ रहा है बराबर, यही सबसे चौकन्ना बात है। मतलब दो गाड़ी चल रहा था, एक आगे था और एक कहाँ था, पीछे वाला जाके आगे टक्कर मारा। टकराने के बाद भी दोनों का मोमेंटम क्या रह गया, कंजर्व। मोमेंटम दोनों का क्या रह गया,
देखो दोनों का स्पीड बदल गया लेकिन मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं आया। ये कॉन्सेप्ट है इसका, समझ में आया ये वाला कि नहीं समझ में आया? कि कोई डाउट है इसमें? बोलो। ठीक है, हाँ बोलो। कहाँ? यहाँ पर, क्योंकि दोनों जब आपस में एक दूसरे से टक्कर खा रहा है तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा है ना। ये फोर्स दोनों बराबर तो है लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऐसे है। जैसे तुम सुनो, मेरा बात ध्यान दो यहाँ पर। जैसे मान लो हमको कोई 5 न्यूटन इधर खींचेगा और 5 न्यूटन इधर, तो आंसर कितना आएगा? 0 न्यूटन आएगा ना, क्योंकि माइनस करोगी ना, एक इधर एक इधर। समझ में आ रहा है? इसलिए माइनस लगाए वहाँ पर। ठीक है, चलो इसको लिख लो, फिर हम लोग अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, फिर क्वेश्चन करेंगे। क्या हुआ बोलो? अरे ये इसी चैप्टर में है। कौन बोल दिया वर्क एनर्जी में? पगला है तुम, जाके सिलेबस देखो, जाके सिलेबस देखो, ये यहीं पढ़ना है। ये बोल रहा है वर्क एनर्जी में, गड़बड़ा गया, ये इसी में है क्या? अरे कोलिजन में इसको यूज करते हैं बालक, कोलिजन में इसको प्रूव थोड़ी करते हैं। प्रूव यहां करते हैं, यूज वहां करते हैं। ये वाला रिलेशन जो आता है उसको यूज करते हैं वहां डायरेक्टली। समझ आया? ठीक है, क्या बात कर रहा है? कैसे नहीं है? जाके देखो ठीक से। कैसे नहीं है? जाके देखो ठीक से। एनसीईआरटी में, एसएल अरोड़ा में, हर किताब में है। ठीक है, मिस नहीं कर दिया, तुम देखा नहीं ठीक से। है जाके देखो ठीक से, गारंटी बोल रहे, ऐसे ही थोड़ी मजाक कर रहे हैं। देखो जाके देखो। अभी हम एप्लीकेशन बता के ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, जो एकदम मुद्दे का बात है उस पर करेंगे, जो क्वेश्चन आता है वो एग्जाम में। ठीक है, पहले तो तुमको बता दिए कि 11th में ये वाला आता है, डेरिवेशन हमेशा आएगा, फाइनल में भी आएगा, मिड टर्म में भी हमेशा आता है ये डेरिवेशन, ये वाला। ठीक है, अब आगे सुनो मेरा बात। इस वाले से अच्छा, जो जैसे जो बोर्ड में, स्टेट बोर्ड का भी जो होता है ना एग्जाम आजकल, उसमें भी एमसीक्यू दे रहा है। इससे क्वेश्चन पूछा है उसमें बहुत लॉजिकल। एक तुम्हारा गन वाला, कुछ गन वाला होता है ना, कि गन में बुलेट होता है, गन को फायर करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा सुनो एक और बात, उससे और एक और कॉन्सेप्ट है, तो दोनों बताते, 2 एप्लीकेशन बता रहे हैं इसके ऊपर। है बहुत सारा एप्लीकेशन, बहुत सारा, लेकिन हम 2 ही बता रहे हैं जो जरूरत का है। तो लिखो एप्लीकेशन, वही किसका? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का है। ये अभी गन वाला बता रहे पहले। ठीक है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ बंदूक, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ बंदूक। ठीक है, देखो क्या है कि मेरे पास एक गन है, और गन लिखा है इसका, यहां देखना, गन मतलब पूछ रहा है, गन मतलब सुन रही हो, गन का मतलब पूछ रहा, बता रहे हैं। हाँ, रिकॉइल का मतलब बता रहे हैं। देखो ये बंदूक है बाबू, ठीक है, इससे हम लोग को अर्पित को मारना है बाबू, वो भी एकदम सीधा। ठीक है, ठीक है, अब सुनो यहां से बाबू, ये बुलेट है। ठीक है, तुमको बड़ा नॉलेज बाबू, आतंकवादी नहीं ना है। देखो यहाँ पर ये गन है। हैं? क्या है? क्या है? ये देखो, ये बंदूक है बाबू, ठीक है, इस बंदूक का मास है m, और ये जो आदर्श, बस करो, है ना, लगता है आदर्श का पापा से बात करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मास m है ना, और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर बुलेट है। आदर्श का पापा बोल रहे थे कि आदर्श का और बाकी सारा हरकत को इग्नोर कीजिएगा, बस पढ़ा दीजिएगा उसको, है ना। वो सब मैनेजेबल ऐसे लिख रहे थे। ठीक है, ये गोली है, यहाँ लिख देते हैं स्मॉल m, हम मान रहे हैं यहाँ पर मास ऑफ बुलेट, और कैपिटल M को हम मान रहे हैं मास ऑफ गन। अब ये बताओ कि जैसे मान लो कि ये बंदूक खरीद लेती, क्या नाम बाबू तुम्हारा? बंदूक खरीदेगी नीलिमा। मान लो नीलिमा बंदूक खरीद लेती है बाबू, और उसको बंद करके कबट, क्योंकि चलाना तो आता नहीं ना बाबू। ठीक है, तो शुरुआत में जो गन और बुलेट दोनों रेस्ट पे रहेगा ना, कि मोशन में रहेगा? दोनों रेस्ट पे रहेगा। तो शुरुआत में दोनों का मोमेंटम कितना होगा? 0। तो ये मान लेते हैं इनिशियल कंडीशन है। और अभी क्या हुआ? गन फायर हो गया। फायर हो गया मतलब गोली चल गया बाबू, है ना। अब गोली कहाँ जाएगा? आगे जाएगा, मान लो v वेलोसिटी से।
लेकिन जो तुम्हारा ये है गन, याद करो गन को ऐसे चलाते हैं तो पीछे जाता है गन, वो पीछे जाता है क्योंकि थर्ड लॉ न्यूटन का सेटिस्फाई करता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट। तुम एक्शन दिया मतलब बुलेट चलाया, तो जो बुलेट है उस पर पलट के गन पे क्या लगाया, वो रिएक्शन, और गन को पीछे रिकॉइल कर दिया। तो जो गन का पीछे जाने वाला मामला होता है ना, उसी को बोलते हैं रिकॉइल, रिकॉइलिंग ऑफ गन। और पीछे वो बहुत तेजी से जाता है, तो मतलब गन के पास भी कुछ ना कुछ कहा जाता है, वेलोसिटी। गन के पास भी एक वेलोसिटी आ जाता है। फर्क क्या है, बुलेट का वेलोसिटी आगे और गन पीछे जाता है ना, तो गन का वेलोसिटी कहाँ होगा। अब पीछे जाने का मतलब ये नहीं कि गन उधर चल जाता है, नहीं बाबू, गन का ऊपर वाला पार्ट पीछे जाता है। ठीक है, ये देखा होगा मूवी में तुम लोग, है ना, स्वप्नदीप। स्वप्नदीप तो एक्सपीरियंस है बाबू, ये देखा होगा कि नहीं। देखो वहाँ लगा भी, उसको हाथ में गोली लगा बाबू, देखो देखो देखो, या कुछ और कर रहा था, लगा वहाँ पर हाथ में उसको, खैर यहाँ देखना। ठीक है, इनिशियल ये और ये क्या है, फाइनल, इसीलिए एब्सेंट था इसलिए एब्सेंट था। क्या क्या बोला हाँ। अरे भाई क्या क्या बात कर रहे हैं आदर्श, ये आदर्श के बारे में ठीक बोलता है तुम लोग। अच्छा हम ही गलत समझ रहे थे, तुम लोग ठीक बोलता है जी। चलो देखो यहाँ पर, ये इनिशियल और ये फाइनल, ये इनिशियल मोमेंटम और ये कौन सा है। इनिशियली गन का मास तो m है, लेकिन गन का वेलोसिटी कितना है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है ना, मास इनटू वेलोसिटी। तो गन का मास m, लेकिन गन रुका हुआ है ना। अच्छा आगे चलो, ये बुलेट का वेलोसिटी कितना है, और बुलेट का मास तो स्मॉल m, कोई दिक्कत इसमें बताओ, बराबर। फाइनल मतलब ये वाला केस जब चल चुका वो। याद करो फॉर्मूला क्या लिखवाए हैं, m1u1 प्लस बराबर, और तुमको यही चीज समझाएं कि इनिशियल किसके बराबर होगा। अभी इसका मास कितना रहेगा गन का मास शुरुआत में कितना लिए है m, अभी भी कितना रहेगा, लेकिन वेलोसिटी कितना हो गया उसका, कैपिटल V लेते हैं। ठीक है, वेलोसिटी गन का कितना ले लिए, कैपिटल V, कोई दिक्कत है। ठीक है, प्लस मास कितना है बुलेट का, मान लो स्मॉल m, तो स्मॉल m लिख लिए। वेलोसिटी कितना बुलेट का, स्मॉल v, कोई दिक्कत है यहाँ तक बताओ, बोलो। अब कुछ नहीं करना है, बस अब सॉल्व कर देना है इसको। तो यहाँ पर देखो आगे, यहाँ से ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, चलो इतना मैथमेटिक्स सबको आता होगा। अब ये इधर जाएगा, होगा ऐसे बताओ। और ये v का मतलब क्या है बताओ, वही जो लिखा हुआ वहां पर, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, मतलब गन का पीछे जाने वाला रफ्तार। तो यहां से ये v कितना आएगा, हाँ देखो यहां से v कितना आएगा, और ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि गन का वेलोसिटी कहां जाता है, पीछे। क्लियर है कि नहीं। तुम चाहो तो ये सबको वेक्टर फॉर्म में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं उससे, ये सारे को वेक्टर फॉर्म में ही लिखो, वही सही रहेगा, क्योंकि यहां पर माइनस लगा रहा है ना, माइनस तभी लगाते हैं जब वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है। और यहां भी ये वेलोसिटी हुआ और ये इसमें वेक्टर। चलो यहां हम लिख भी देते हैं, ये वेलोसिटी ऑफ गन है ना, ये वेलोसिटी ऑफ गन, ये वाला वेलोसिटी ऑफ गन, और ये बुलेट का, ये भी बुलेट का, ये मास तुम्हारा तो पता चल गया, और ये बुलेट का b लिख दिया ना, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ गन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ गन आ गया। तो ये तुम्हारा हम लोग यहाँ क्या यूज किए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, ये लीनियर मोमेंटम है ना। अभी एक और छोटा सा चीज है कि जैसे एक बम, मान लो बम है एक, है ना, बम, एटम बम, वो बम मान लो ब्लास्ट कर गया, तो ब्लास्ट करने के बाद वो बम में जितना मॉलिक्यूल्स होता है वो सारा इधर उधर फैल जाता है ना, और वो सारा मॉलिक्यूल को अगर हम लोग जोड़ दें तो बम वापस तैयार हो जाएगा कि नहीं बताओ, हो जाएगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव डिके होता है वो मान रहे हैं, लेकिन उसको इग्नोर करके चलें अगर तो बम का जितना भी पार्टिकल्स रहेगा उसको वापस मिला देगा, तो बम वापस तैयार हो जाएगा। तो ये भी उसी बात का सबूत है कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो क्या लिखे ये हम, नेगेटिव नहीं आ रहा है, अरे भाई साहब ये पूरा फॉर्म, ये छुपाओ इसको, देखो नेगेटिव आ रहा है, इसको छुपा लो, देखो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि बुलेट और गन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। एक बात सुन लो, पीछे जाने वाले को ही नेगेटिव नहीं लेते हैं, हो सकता है हम मान ले ये वाला नेगेटिव है और इसको पॉजिटिव है, उसमें क्या है, तुम किसी को भी नेगेटिव और पॉजिटिव,
बिल्कुल, इस माइनस को यहाँ ले आओ, कोई दिक्कत नहीं उससे, समझ में आया? कुछ भी बोल रही, कुछ भी थोड़ी कर रहे हैं ये माइनस यहाँ ला सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसका अच्छा, इसका प्रैक्टिकल चाहिए दीपक को, इसका प्रैक्टिकल चाहिए। कहाँ? कल ही बाबू रक्षा किया, अब फिर तुम उसी का ये कर दे रही हो कल ही ने रक्षा करने का वादा किया, ये हो गया। देखो किससे बात कर रहा है फोन में, देखो किससे बात कर रहा है बाबू, कौन है? चलो यहाँ देखो, किसी से नहीं बना, यहाँ देखो। अर्पित तो बना लिया होगा क्या? अर्पित, अर्पित बना लिया होगा। अभी देखो सवाल में ये बोल रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास कितना है, इनिशियली एट रेस्ट, रुका है आराम से ऐसे। उसके बाद बोला है कि एंड एट रेस्ट एक्सप्लोड्स एंड ब्रेक्स इनटू 3 फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट का मतलब टुकड़ा है ना, हमको एक टुकड़ा ही होता है उसका मतलब, 3 टुकड़ा में वो बट जाता है, ठीक है। मास कितने कैसे बटता है? तो 3 भाग में। अच्छा देखो 3 हिस्सा में बटा है ना, तो 2 हिस्सा आपस में बराबर है, 2 हिस्सा आपस में। हेलो, गुड इवनिंग, बोलो। कल भाई 6 बजे से, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? अरे एकदम एकदम, तो उस समय तो कंफर्म नहीं ना हुआ था जी, इस बार कंफर्म कर देंगे, ठीक है, ठीक, ओके, ठीक। हाँ देखो यहाँ पर, तो ये 3 टुकड़ा में बटता है और 2 टुकड़ा बराबर रेशियो में है, 1:1, और बाकी तीसरा टुकड़ा थोड़ा ज़्यादा मास है उसका। मतलब 2 पीसेज ऑफ इक्वल मास फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब दोनों टुकड़ा आपस में क्या जा रहा है? परपेंडिकुलर, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? बराबर वाला जो टुकड़ा है वो, टू ईच अदर विथ, अच्छा दोनों का स्पीड भी दिया हुआ है, ठीक है। अब समझो क्या स्टोरी हम समझाते हैं। पूछा क्या है तुमसे, जो सबसे अलग वाला है, सबसे तीसरा वाला यानी भारी वाला जिसका 3 दिया है, उसका स्पीड कितना है जाने का। चलो अब देखो, नहीं समझ में आ रहा, देखो हम समझा रहे हैं, एकदम एकदम आसान। देखो एक भारी बॉम्ब था, इस भारी बॉम्ब का मास कितना ले ले? m ले लें। ये भारी बॉम्ब 3 बराबर हिस्सा में फट जाता है, क्या होता है? फट जाता है। क्या? अरे तो 2 बराबर है ना, अरे हम इसका बात कर रहे हैं, मास का नहीं बात कर रहे हैं। हाँ मास का ही, सॉरी हम गलत बोल रहे थे, हम गलत बोल रहे थे। 3 बराबर हिस्सा में नहीं बटा है, 2 बराबर हिस्सा में और 1 हिस्सा अलग है, ठीक है, जिसका मास ज़्यादा है। तो कुछ देखो ऐसे ले लेते हैं, मान लो ये, मान लो फट गया, तो फटने के बाद मान लो कि एक ऐसे हो गया, ये किसके बारे, ये m3 मास के बारे बोल रहे हैं, और ये मान लो कि जो जा रहा है वो m1 मास है, और ये कौन है? m2 मास है, और ये दोनों आपस में क्या होगा? और यहां देखो हम लिख दे रहे हैं कि m1 बराबर किसके है। देखो ऐसा मत सोचना कि आईआईटी में क्वेश्चन है तो बहुत भारी, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत पहले का है। आईआईटी हमको लगता है 2000 से भी पहले का है, मतलब ये 20th सेंचुरी से पहले का, 19th का है, तो 19वां में आता था, तो इसलिए बहुत भारी मत समझ लेना, ठीक है। अच्छा आगे देखो, हाँ एकदम 21वां सदी का, एकदम एकदम। ये वाला तुम्हारा कुछ बहुत मतलब पहले का है बहुत, है ना। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर करेगा। अब ये 2 भाग में बट गया, और ये दोनों m1 m2 बराबर आपस में। अच्छा ये दोनों का स्पीड भी क्या है? सवाल में दिया है, देखो दोनों का इक्वल स्पीड से परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर। अगर हम यहाँ से बीच से एक लाइन खींचें तो दोनों का यहाँ एंगल कितना बनेगा? कोई दिक्कत? तो अगर, अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो, दोनों का स्पीड कितना के बराबर दिया है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। क्या ये V3 जो है, जो कि इस तरफ जा रहा है, इसका स्पीड मालूम है? यही तो निकालना है, ये V3 क्या करना है हमको? निकालना है, ठीक है। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बोलो क्या? हाँ इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, और इधर का मोमेंटम इधर के मोमेंटम के बराबर, ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। एक बार बना के देखो, हाँ बोलो। गलत आंसर तो बताए ना, इसका स्पीड बताना है, ये V3 आंसर 14.4 है, निकाल के दिखाओ। 14.4 मीटर पर सेकंड, निकाल के दिखाओ, 2 मिनट और टाइम दे रहे हैं। इसका कंपोनेंट तोड़ो और यहां पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगाओ, तब बनेगा ये सवाल, ठीक है। चलो अच्छा, पहले ये जो मासेस दिया है ना, इसका वैल्यू निकाल लो। कैसे निकलेगा? तुमको सवाल में बोला है m1 प्लस m2 प्लस m3 किसके बराबर होगा? बोलो भाई, 1 kg के होगा। सवाल में देखो लिखा है कि नहीं? यही भारी वाला मास टूटा है ना, तो अच्छा ठीक। अब ये सब यानी किसके बराबर? 1000 ग्राम के।
कोई दिक्कत? ठीक है, यानी अच्छा ये दोनों आपस में इक्वल है ना, और ये 3 रेशियो दिया है, तो कैसे लिखेगा जी? 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस ये कितना होगा? 600 होगा ना, 600 होगा बराबर कितना? 1000 ग्राम। कहाँ 2 लिख दिए? ठीक तो है। अब सुनो आगे, अब हमको इसको किस में कन्वर्ट, मतलब इसका मास कितना आया? 200 ग्राम। इसका मास कितना आया? और देखो सवाल में बोला था दोनों का मास क्या होना चाहिए, हो भी रहा बिल्कुल, और इसका मास कितना है? 600। अब ये कैसे सोचे मालूम चला कि नहीं? क्योंकि 1:1:3 बोल रहा है, तो 1000 ग्राम का तीसरा भाग कितना होगा? इतना होगा। नहीं आया समझ में ना तेरे को नहीं आ रहा है? ठीक है, हाँ। तो मान लो ये m1 मास हमको लिखना है केजी में, मान लो किस में लिखना है? केजी में, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग? मास इनटू वेलोसिटी, और जब भी मास डालते हैं तो केजी में डालते हैं। तो ये जो मास है इसको केजी में क्या लिखेंगे? 200 ग्राम को लिखेंगे, और ये m2 को क्या लिखेंगे? इसको भी 0 पॉइंट, और ये m3 को, ये सारे को जोड़ के कितना आएगा? 1 केजी आ जाएगा कि नहीं आएगा? बोलो, ये सारा को जोड़ेंगे तो 1 केजी वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये मास का वैल्यूज हो गया। अब तुम लोग नहीं 10√2 सॉल्व करके 14.4 आ रहा है, देखो चेक करो तब सही होगा, मल्टीप्लाई करके देखो। अच्छा देखो, ए बाबू, ए मास्टर मत बनो, देखो हम बता रहे हैं यहाँ पर, यहाँ तक ठीक है। अब ये बालक कह रहा है आदर्श की कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो सर यूज कर ही रहे हैं। एक बात बताओ कि यहाँ पर जो शुरुआत था इनिशियली पूरा बॉम्ब किस में था? तो तुम्हारा जो तीनों मास है m1 m2 m3 तीनों का वेलोसिटी कितना होगा? तो मतलब तुम ऐसा लिख सकता है एक्सप्रेशन, देखो तो, m इंटू v1 प्लस v2 प्लस v3 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस, ये लिख सकता है? हैं? नहीं लिख सकता है, गलत है। जो ऐसे लिख रहा है गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि लीनियर मोमेंटम मतलब एक स्ट्रेट लाइन में मोमेंटम कंजर्व होगा, और अगर तुम यहां पर कंजर्वेशन लगा रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन कहां है? ये तो इधर जा रहा है उधर जा रहा है, नहीं आया समझ में? मान लो देखो यहां पर सुनो, मान लो एक गाड़ी ऐसे जा रहा है, देखो यहां देखो गाड़ी ऐसे जा रहा है मान लो, और पीछे से गाड़ी ऐसे आके टक्कर मारा, तो ये गाड़ी टक्कर के बाद ये वाला कहां निकलना चाहिए? ऊपर नहीं, आगे जाना चाहिए, और ये वाला भी कहां जाना चाहिए? सर अगर ऐसे मुड़ गया तो कंजर्व नहीं होगा। और यहां पर ये क्या हो रहा है? बॉम्ब फट के क्या हो रहा है? ये 2 रास्ता में पड़ गया, ये लोग, ये तो ठीक जा रहा है इधर, लेकिन ये 2 रास्ता में पड़ गया, तो इन दोनों कहां पहुंचाना होगा? यहां। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अरे रुको ना यार, पहले बताने दो। यहां पर इस m1 का यहां पर कंपोनेंट क्या होगा? m1 cos, और इसका यहां क्या होगा? कोई दिक्कत है? हाँ बोलो दीका, अब क्या बोल रहा है? ये हॉरिजॉन्टल वाले को ये हॉरिजॉन्टल के बराबर वही करना है, तो ये हॉरिजॉन्टल को इक्वेट करना है। ये कर रहा है तो गलत है फिर, क्लियर है? ये नहीं होगा। देखो यहां पर इनिशियल मोमेंट, देखो यहां लिख दे रहे हैं अप्लाइंग, क्या बोल रहा है बोलो बाबू? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस एक्सिस में? इन हॉरिजॉन्टल या फिर एक्स, हॉरिजॉन्टल या फिर एक्स। अच्छा अब भाई ध्यान से देखना, एकदम जोरदार देखना ध्यान से। ये ऐसा नहीं लग रहा है, पीछे केस में याद करो, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा था है, और दोनों का इधर वाला ये वाला पार्ट किसके बराबर होगा? यानी कि तुम लिखेगा m3v3 इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखेगा? इसका मास क्या लिखेगा? मान लो इसका लिख रहा है तो m1 cos, और इसका वेलोसिटी कितना है? m1 का वेलोसिटी कितना है? v1, तो v1 होगा मास इंटू वेलोसिटी, कोई दिक्कत? प्लस इस m2 वाले का मास क्या लिखेगा? m2 cos, और वेलोसिटी क्या लिखेगा? क्या वो बोलो बाबू? दोनों को सम करके 2 कैसे लगा देगा? इसका मास अलग अलग है ना,
अच्छा मास सेम है, ओ हाँ ठीक 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 बोला ठीक बोला, हाँ सही बोल रहा सही बोल रहा है। ये दोनों का मास और वेलोसिटी दोनों बराबर है ना, देखो यहाँ दिया है मास और वेलोसिटी बराबर, क्या वो बोलो cos 45 क्या सेम है, हाँ चलो देखते हैं आगे क्या बोलो, मिटाने वाला कहाँ गया। कहाँ V1 cos 45, क्या क्या बोल रहा है बोलो ठीक से। चलो हम देखते हैं M3 कितना था बाबू बताओ तो, M3 यही है ना, और वेलोसिटी कितना, वही उसको V मान ले, इसको निकालना है जो, या V3 रहने दो चलो, और ये M1 कितना 0 पॉइंट cos 45 V1, और ये वाला M2 ये 30 फिर से 2 टाइम्स ये दो कैसे आया, क्लियर है ना, ये दोनों सेम था ऐड कर दिए, ठीक है ये पॉइंट हटा यहाँ से 10 हो गया, 4 इंटू 3/√2, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना है, ये V3 है, यहाँ से हटा दिया इसको तो कितना हो गया 10, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3 1 3 3 2 6 2 1 2 2 2 4, तो 20/√2, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहा है, तो यहाँ पर एक काम करो डिवाइड करके देखना बाबू इसको, 10 बाई ये √2 का वैल्यू कितना होता है 1.73 1.41 सॉरी, तो इसको डिवाइड करके देखो तो कितना आ रहा है, क्या डिवाइड कितना आ रहा है, डिवाइड करके नहीं बताओ एग्जैक्ट मैच करना चाहिए ना उससे आंसर, नहीं मैच किया तो कोई बात, देखते हैं हम लोग, बताओ जल्दी, अरे जल्दी कर भाई, आ रहा है ना, तो ये जब ऊपर गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, कितना आ रहा है 14 पॉइंट, हाँ लिख सकता है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है 10√2 भी ठीक है, इसका 10√2 लिख रहा है कोई दिक्कत नहीं उससे, लेकिन एग्जाम में डिवाइड करके फाइनल लिखना पड़ेगा आंसर, कोई कोई होता है यहीं तक यहाँ तक नहीं छोड़ना है, उसको करना है डिवाइड और तब निकालना है, ठीक है लिख लो उसको, समझ आया कि नहीं आया। अच्छा एक और चीज़ तुम लोग ध्यान देना कि जब हम ये कंपोनेंट तोड़ रहे थे बाबू, यहाँ देखो तो ऐसे क्या था मास, अच्छा एक चीज़ ना गड़बड़ी हम बता दिए जी, नहीं नहीं एक चीज़ में गड़बड़ बता दिए, नहीं डायग्राम सब ठीक है, देखो एक चीज़ थोड़ा गलत हम कर दिए ना, समझो यहाँ पर देखो स्पीड यहाँ V1 था ना, और यहाँ स्पीड कितना था, और यहाँ एंगल कितना, तो यहाँ जो हमको कंपोनेंट तोड़ना था ना वो मास का नहीं स्पीड का तोड़ना था, V1 cos, और यहाँ क्या होगा, क्योंकि हाँ वही आएगा, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट समझो, मास का कंपोनेंट नहीं टूटता है कभी भी, मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मास को तुम नहीं तोड़ सकता है, ये जो कंपोनेंट ये जो लिखे हैं ना ये क्या लिखे हैं, ये वेलोसिटी लिखे हैं, मास तो यही रहेगा, और ये क्या लिखे हैं, ये वेलोसिटी लिखे हैं, ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गया ना मेरी बात क्या बोले हम हैं, हाँ आंसर से तो ठीक है यार वो तो हो गया, लेकिन कंपोनेंट वेलोसिटी का टूटा है मास का नहीं, अभी फिर से बोल दिए, क्लियर है ना, समझ में नहीं है क्या क्या बोले हम, आया सो रही है क्या तुम बैठ के, तो डायग्राम में वो ठीक कर लो, कंपोनेंट वेलोसिटी का तोड़ना है मास का नहीं, मास का कैसे कंपोनेंट टूट जाएगा, ठीक है लिख लो उसको, चलो कंपोनेंट जब भी हम लोग तोड़ते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी का तोड़ते हैं ना, वेक्टर क्वांटिटी रिजॉल्व होता है, स्केलर क्वांटिटी रिजॉल्व नहीं होता है, तब सोच लो स्केलर क्वांटिटी रिजॉल्व होता है, स्केलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, याद करो टॉपिक, तो वेक्टर का रिजोल्यूशन होता है, स्केलर का कभी नहीं होता है, क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन देखते हैं ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, मास का थोड़ी करेंगे, समझा तुम पीछे अर्पित जी, ठीक क्वेश्चन अभी और नहीं करना है, अभी जो आगे आगे पढ़ाई करते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे और, ठीक है देखो अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस नेक्स्ट टॉपिक है। अब देखो ये सीबीएसई का सिलेबस में भी लिखा हुआ है
और ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, जो कि हम लोग यूज करते हैं बहुत ज्यादा। देखो क्या है ये, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉनकरेंट। कॉनकरेंट समझता है, एक ही पॉइंट पे जो फोर्स लगता है उसको कॉनकरेंट बोलते हैं, है ना। कॉनकरेंट फोर्सेस, एक पॉइंट पे जब फोर्स लगता है तो उसको बोलते हैं कॉनकरेंट, ठीक है। अब देखो क्या कॉन्सेप्ट है इसका। जैसे मान लो कि यहां पर एक पार्टिकल है, ठीक है, उसको तुम ऐसे खींचा इधर फोर्स F3 से, कितना से खींचा, और यहां एक ऐसे फोर्स लगाया F1 और यहां फोर्स लगाया F2, ठीक है। तो ये बताओ ये पार्टिकल मूव करेगा या इक्विलिब्रियम में रहेगा, हैं? ये मूव करेगा या रुके रहेगा? मूव नहीं करेगा, रुके रहेगा। कैसे? देखो ये F1 ऐसे, F2 ऐसे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा है। दो फोर्सेस जब एक पॉइंट पे लगता है इंक्लाइंड एंगल पे, तो दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कहां आता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट। और ये वाला इसको क्या कर देगा, ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, इक्विलिब्रियम में। समझ में आया? हाँ बोलो बाबू। नहीं नहीं, बराबर है दोनों, हम तुमको इन्फॉर्म कर रहे हैं ना, दोनों बराबर है। नहीं हम तुमको, देखो हम क्या तुमको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि कब इक्विलिब्रियम होगा और कब होगा। देखो यहां लिख दे रहे हैं F3 बराबर F1 प्लस F2। हाँ, अगर ये वाला फोर्स बड़ा हो गया दोनों का वेक्टर सम, तब ये पार्टिकल किधर चल जाएगा, इस तरफ। अगर ये बड़ा हो गया तब उधर जाएगा। लेकिन हम तो ये अभी जस्टिफाई कर दिए कि दोनों बराबर है। तो जब ऐसा कंडीशन बने उसी को क्या बोलेगा, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉनकरेंट। और कितना फोर्स लग रहा है यहां पर, लेकिन तीनों का जो इफेक्ट है वो इसके ऊपर कितना है, जीरो, एक भी इफेक्ट नहीं है। जैसे मान लो कि हमको कोई इधर से खींच रहा है और एक आदमी उधर खींच रहा है, एक आदमी इधर खींच रहा है, तो ये दोनों आदमी एकदम मरा हुआ है बाबू, एकदम मरा हुआ समझता है, मतलब एकदम बेजान। जैसे यहाँ पर हम खड़े हैं, ठीक है, एक आदमी इस तरफ खींच रहा है, एक आदमी इस तरफ खींच रहा है, एकदम मरा हुआ आदमी। ये देखो बाबू इसका बॉडी मरने वाला, और ये देखो एक और आदमी बाबू मरने वाला, ठीक है। और यहाँ पर स्वप्नद्वीप है बाबू, ठीक है, स्वप्नद्वीप पूरा चलिए, बहुत पढ़ा है, अब हो गया अब तो ये आदर्श बाबू और ये आदर्श का ही कोई दोस्त, मतलब ठीक, ये दोनों आदर्श का ही, मतलब जैसा ही आदर्श का ही जैसा है दोनों, है ना ऐसे खैर नहीं, देखा देखो ऐसे आदर्श, ये देखो ये आदर्श, अरे ये मोटा इसको, ये देखो ये स्वप्नद्वीप बाबू, ये स्वप्नद्वीप, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ अब ये स्वप्नद्वीप, है ना। और ये आदर्श देख रहा है बाबू, खाना नहीं मिला बहुत दिन से, अरे ये क्या, ये आदर्श, ठीक है, ठीक है, ऐसे हो गया बाबू, खाना नहीं मिल रहा ना, तो ऐसे ऐसे हो रहा है, खाना नहीं मिला। अब देखो ये दो आदर्श का इफेक्ट कहाँ मिलेगा, आदर्श इंटू टू, आदर्श इंटू टू, ठीक है, आदर्श इंटू टू हो गया बाबू, दोनों को मिला के। मतलब दोनों आदर्श का हम क्या कर दिया बाबू, वेक्टर सम 2a1 प्लस a1, आदर्श प्लस ऐसा कुछ किए। और ये अकेले किसके बराबर है, दो आदर्श मिलके, अकेले दो आदर्श मिलके एक स्वप्नद्वीप के बराबर बाबू, ठीक है। तो हम कहाँ रहेंगे, हम किस में रहेंगे, इक्विलिब्रियम। समझ में आया नहीं आया, समझ में आया। तो यानी कि वही चीज यहां समझा रहे हैं, देखो वही जो लिखे हैं यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं। यहां पर हम कह रहे हैं F3 बराबर F1 प्लस F2। चलिए स्वप्नदीप जी बताइए, स्वप्नदीप है तुम, क्या ये सही है जो लिखा हुआ है यहाँ पर, गलत है? माइनस लगाना होगा यहाँ पर, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं ना, और जब वेक्टर फॉर्म में लिखे तो डायरेक्शन भी बताना पड़ता है कि हमको आदर्श उधर खींच रहा है, स्वप्नदीप इधर, तो उल्टा उल्टा डायरेक्शन है तो लगाना पड़ेगा ना माइनस। नहीं समझ में आया? तो जब वेक्टर फॉर्म में लिखो तब माइनस लगाओ, और जब स्केलर फॉर्म में लिखो तब मत लगाओ। आदर्श तुम मार खाएगा, बात क्यों कर रहा है उससे? तुम क्या कर रहे हो बाबू, हैं? हाँ बोलो, क्या बोलो, बोलो क्या पूछ रहा है? नहीं नहीं, F1 F2 के बराबर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जरूरी नहीं कि दोनों आदर्श के ही बल का, हो सकता है यहाँ पर ये रहे बाबू, हैं? हाँ हो सकता है यहाँ स्वाति रहे बाबू, ठीक है, हो सकता है बाबू यहाँ पर, हो सकता है यहाँ ये भी हो स्वाति, छोटा छोटा कर देते और, ठीक है। खैर तो आगे आगे सुनो, आगे सुनो, आगे पूरा सुनो बाबू। तो यहाँ ये दोनों आदमी का फोर्स बराबर हो ऐसा कोई जरूरी, तभी तो F1 F2 लिख रहे हैं ना। ये दोनों आदमी का फोर्स बराबर ऐसा कोई जरूरी नहीं,
ये दोनों बराबर हो ना हो तो चलेगा, लेकिन हाँ ये दोनों का सम इसके क्या होना चाहिए, मतलब अगर ये 2 न्यूटन तो ये मान लो ये 3 न्यूटन, तो ये कितना होना चाहिए, कहाँ बराबर हो रहे दोनों, समझ में आया नहीं आया, जरूरी थोड़ी ये 2.5 2.5 होगा। ठीक है चलो ठीक, तो इसको लिख लो जल्दी से। तो इसका हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिखवा देते हैं स्टेटमेंट यहाँ लिख देते हैं, व्हेन व्हेन 3 और मोर देन 3 फोर्सेस लिखो एक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, देन their vector sum is equals to 0। अब देखो ये बड़ा गहरा बात है बाबू, ये तो छोटा सा बात था ना। अब देखो एक बड़ा जरूरी बात बता रहे हैं, यहाँ देखना ठीक से है ना, देखना। ये बताओ कि इक्विलिब्रियम के कहने का मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, हम स्वप्नद्वीप की तरफ कि उधर जा रहे हैं, बताओ वहीं पर रुके हैं ना। तो मेरे ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना है, लेकिन क्या मेरे ऊपर लगने वाला फोर्स 0 है, फोर्स तो लग रहा है ना, तीनों का रिजल्ट इफेक्ट कितना है 0। अब देखो वही चीज यहाँ समझा रहे तुमको, यहाँ देखना, यहाँ क्या लगा माइनस है ना, ये बड़ा ध्यान देना यहाँ पर माइनस है। अब देखो यहाँ से क्या एक रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, देखो यहाँ पर ठीक से, यहाँ ठीक से देखना, यहाँ से हमको मिल रहा है कि F3 ये दोनों को इस तरफ ले आए। अच्छा देखो इसको जरा सॉल्व कर लें, सॉल्व करके ऐसे लिख लें जरा, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है बताओ, ये माइनस को अंदर भेज दिए। अब ये दोनों को उठा के इधर ले आओ, तो F3 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F1 वेक्टर, ये सब किसके बराबर, देखो वही बात यहाँ लिखा है, समझ में आया ये। अच्छा आप सुनो, जरूरी नहीं कि 3 ही हो, करोड़ों फोर्स हो, तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो ये जनरल इक्वेशन हुआ जो लिखने वाले हैं, ये कहाँ तक जाएगा n टाइम्स, ये सबका वेक्टर सम क्या होगा, लेकिन ये सारा फोर्स सिर्फ मेरे ऊपर लगना चाहिए, ये नहीं कि एक फोर्स बाबू मेरे पैर के नीचे लग रहा है, वैसा नहीं, सारा फोर्स एक ही पॉइंट पे लगना चाहिए। समझ आया मेरी बात की नहीं समझ में आया हैं? अरे बिल्कुल, मान लो इधर से खींचे तो सारा फोर्सेस आपस में क्या करेगा, दूसरे को कैंसिल कर जाएगा। समझ आया? तुम लोग ऐसे ही नहीं कर रहा, पढ़ ही नहीं रहा है, कोई सब तरफ से खींच रहा है लेकिन पढ़ ही नहीं रहा है ये लिख लिया, लिखो इसको जल्दी से। फिर हम लोग अब आप बात करते हैं लैमिस थ्योरम के ऊपर, ठीक है, ये इतना ही कॉन्सेप्ट था, ये देख के सब घबराता है, एग्जाम में आया लिखना लिख लेना, लैमिस थ्योरम के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है, लैमिस थ्योरम, तो हेडिंग डालो लैमिस थ्योरम, लैमिस थ्योरम। इसका खाली कॉन्सेप्ट पड़ेगा या फिर डिटेल में जाना है? इसका जो मेन यूज है ना, बस करो आदित्य, इसका जो मेन यूज है वो समझा रहे लैमिस थ्योरम का, ठीक है। हालांकि ये मैथ्स का पार्ट है, इसका प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा तो क्यों करवाए, टाइम पास नहीं करवाते हैं, जो जरूरत है वो पढ़ाते हैं, ठीक है। देखो समझो, जैसे कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे मान लो ये यहाँ पर एक पॉइंट है, हाँ, इस पॉइंट पे एक ऐसे फोर्स लग रहा है F1, क्या लग रहा है, और इधर लग रहा है F2। मान लो इधर से बाबू हमको खींच रही है एंजल प्रिया, है ना, हाँ, इधर से रमेश और इधर से पिंकी, ठीक है। मान लो इधर F2 और ये क्या हो गया F3। ये रमेश का कनेक्शन सीधा सीधा किससे है आगे देखो, आगे इसको देख, भाई तू क्या करने आता है, पढ़ने आता है, चॉकलेट खा रहा है, यहां देखो तुम क्या कर रही है, अर्पित तुम यहां देख रहा है, ये एक पॉइंट है और यहां पर मान लो कि कोई आदमी है, यहां पर कोई आदमी है, ठीक है, हाँ, यहाँ पर एक आदमी है, ये आदमी पे 3 दिशा में फोर्स लग रहा है। अब हमको ये जानना है कि F1 का वैल्यू कितना है, F2 कितना है, और तो ये हम लोग निकालेंगे किसका यूज करके,
लैमिस साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों के बीच में मान लो एंगल बना अल्फा, और ये दोनों के बीच में एंगल बना बीटा, और यहां एंगल बना गामा। तो लैमिस थ्योरम बोलता है कि मेरे पास एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला ऐसा कुछ है, F1 के उल्टा कौन सा एंगल दिख रहा है, गामा। तो F1 बाई साइन गामा। क्या? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। अब इसके सामने क्या दिख रहा है, इसके सामने F2 के पीछे क्या दिख रहा है, F2 के पीछे क्या दिख रहा है, बीटा। तो यहां क्या लिखेगा, और ये F3 के पीछे क्या दिख रहा है, तो यहां क्या लिखेगा। और इसी को क्या बोलते हैं, लैमिस थ्योरम। क्लियर है? मतलब तुमको अगर हम अल्फा बीटा गामा दे दें तो क्या तुम F1 F2 F3 निकाल लेगा, थोड़ा सा मैथ्स यूज करके। बिल्कुल। तो चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, वो वाला देते हैं, उसको बना के दिखाओ। यही लैमिस थ्योरम है, खत्म, बस यही लैमिस थ्योरम। इसका प्रूफ भी होता है, लेकिन प्रूफ कभी एग्जाम में ना 11th में आएगा ना कोई यूज है उसका IIT JEE में, तो मत करो सब, ठीक है। चलो इसके ऊपर सवाल करते हैं आओ। लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि ये पॉइंट किस में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम। क्लियर है कि नहीं? चलो आओ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। हैं, देखो कैसे बनाना है इसको। यहां पर एकदम एकदम ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लैमिस थ्योरम के ऊपर है। लेकिन एक बात बता दें, अगर तुमको यहां पर अभी लैमिस थ्योरम पढ़ा के ये वाला नहीं देते हैं, कभी और अचानक से देते तो हो सकता है तुम्हारे दिमाग में लैमिस थ्योरम नहीं आता। लैमिस थ्योरम के ऊपर हालांकि लैमिस थ्योरम जहां अप्लाई हो जाए वैसा बहुत कम सवाल है। ये एकमात्र सिलेक्टेड बहुत क्वेश्चन मिला है जिसमें लैमिस थ्योरम अप्लाई हो रहा है। यहां पर तुमको कोई भी मतलब कि जो तुम पढ़ा है फ्री बॉडी डायग्राम, उसका कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, डायरेक्टली बन जाएगा ये सिर्फ लैमिस थ्योरम से, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला है कि एक बॉल है जिसका मास कितना है, देखो यहां पर बॉल है, उसका मास कितना दिया हो 1 kg, हैंग्स इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब इस बॉल को इधर से नीचे से खींचा जा रहा है, लेकिन ये बॉल यहीं पर है, इधर उधर नहीं हिल रहा है। तो बोला है कि फ्रॉम 2 स्ट्रिंग्स OA एंड OB, 2 स्ट्रिंग से ये लटका हुआ है, ये देखो 2 रस्सी है और ऐसे लटका हुआ है बॉल, और ये एंगल दिया हुआ है यहाँ 150 दिया है। बोला है व्हाट आर द टेंशंस इन OA एंड OB, ये OB में कितना टेंशन है, OA में कितना है, मतलब तुमसे पूछा T1 एंड T2, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट लैमिस थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग। लैमिस थ्योरम क्या पढ़े हैं, F1। अच्छा अब तुम लोग जरा ये सोच के आना, नेक्स्ट क्लास में इसका हम जवाब भी देंगे, सॉल्व भी करके दिखाएंगे, या तुम लोग को सोच के आना, पता नहीं होगा सॉल्व, हमको नहीं मालूम। क्या ये वाला क्वेश्चन FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट से बन सकता है कि नहीं बन सकता है, वो तुमको सोच के आना है। नहीं, हाँ भाई कंपोनेंट तोड़ के ही, तो वैसा से बना के तुम लोग ट्राई करना। अभी हम इसको किससे बना के दिखा रहे हैं, लैमिस थ्योरम से। तो लैमिस थ्योरम क्या बोलता है कि F1 बाई एंगल कुछ भी ले लो, साइन अल्फा कुछ भी लिख सकती हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फा बीटा तुम्हारे ऊपर है, साइन बीटा बराबर, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम अल्फा बीटा गामा किसी को भी मान लो, है ना, F1 F2 F3 किसी को भी मान लो। अब देखो यहां पर ये जो T1 है इसको हम क्या मान रहे हैं, F1। ये T1 को क्या मान लिए, F1। तो ये T1 के उल्टा में ये एंगल बन रहा है, इसके उल्टा में जो एंगल वो ना लेते, 150 दिया तो उसको ले लेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन 150। अब साइन 150 मालूम ही नहीं होगा बायोलॉजी वाला को बराबर कितना होता है वो बताओ जल्दी से, इसको बता दो। साइन 150 सब बायोलॉजी, रुको 1 मिनट, अरे रुक जा बालक, पहले बताने तो दे। T1 लिए है ना, हैं क्यों होगा -√3/2, उसका कारण बताओ। गलत, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। अरे सॉरी, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, गड़बड़ बोल दिया, सॉरी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है ना, ऐड शुगर टू कॉफी। मान लो F2 इसको ले लें हम, तो इसको क्या लिखेंगे, T2। और बीटा कौन सा होगा, तुम लोग बाबू बात करके बहुत डिस्टर्ब होता है। T2 हम माने ये वाले को, तो इसके अगल बगल में ये एंगल होगा। अब ये एंगल कितना होगा, T2 के उल्टा वाला देखना होगा, वो ये एंगल कितना होगा, क्योंकि ये 60 ये 30 तो ये 90 होगा। तीनों एंगल का सम कितना होगा, तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, तो ये 120 प्लस 150 प्लस 90, ये पूरा कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। इसलिए ये वाला कितना होगा, 120।
तो यानी कि यहाँ पर हम साइन बीटा को लिखेंगे 120 बराबर ये F3 किसको ले लें, ये नीचे वाला को, ये नीचे वाला को क्या ले लेंगे हम, इसको F3 मान लें, तो इसको F3 लिख दिए। तो ये गामा कितना होगा, इसके उल्टा में कितना बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे साइन 90। तो ये गामा को 90, कोई दिक्कत है बताओ, समझ में आया ये। अब ये जो F3 होगा वो किसके बराबर होगा, या मतलब कि हम लोग यहाँ से अगर देखें तो इसके उल्टा यहाँ पर एक उल्टा तो नहीं लगेगा, सॉरी, ये F3 कहाँ लग रहा है, F3 कहाँ लग रहा है, हाँ बोलो, हाँ हाँ वेरी गुड, सही है बिल्कुल। हाँ ये F3 निकालेंगे तो मास कितना डालेंगे इसका 1 kg, और G का वैल्यू कितना लेंगे, तो F3 कितना आया 10 न्यूटन, तो F3 तो मालूम ही था। तो ये साइन 150 के बारे बता दें, साइन 150 को तुम क्या लिख सकता है, देखो साइन इसको लिख सकता है तुम 150 को, हाँ 180 डिग्री माइनस 30, और साइन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में यानी इसको साइन 30 लिख सकते हैं, लेकिन प्लस का लिखना होगा ना क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। हाँ ये सेकंड क्वाड्रेंट के बारे, सेकंड देखो यहाँ बना रहे हैं, ये 4 क्वाड्रेंट होता है, ये 90 होता है, और ये पूरा कितना हो गया। तो यहाँ पर अगर तुम लिखोगी 180 डिग्री माइनस थीटा, तो मतलब 180 यहाँ पर हुआ माइनस थीटा, यानी सेकंड में ना आई, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया ना तेरे को नहीं है ना, अरे इसको ये बंदर देखो यहाँ लिखा है 180 माइनस थीटा, तो 90 यहाँ होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट, किस में आया 180 में, ये पूरा कितना हुआ 180, तो 180 डिग्री में से माइनस 30, तो 180 में से 30 माइनस करके यहीं रहोगी ना, अगर 180 में से 90 माइनस करोगी तब ना यहाँ होगी, समझ आया। 180 में से मात्र 30 ही माइनस की तो तुम यहीं रहेगा ही ना, समझ आया क्या। तो यहां से तुम लिख सकता है T1 बाई साइन 30। तुम बताओ जी, चलो तुम बताओ ना, ये साइन 120 कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट या सेकंड कि थर्ड, सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट 120 आया हुआ, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो तुम चाहो तो इसका वैल्यू निकाल सकता है, देखो साइन 120 को तुम लिख सकता है, क्या लिखेगा बताओ, साइन 180 डिग्री माइनस कितना, अरे साइन 180 माइनस कितना, यानी कि साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू मालूम, यानी कि तुम इसके जगह लिख सकता है साइन 60 बराबर F3 कितना लिखेगा, और यहाँ खाली 10 लिख देगा क्योंकि साइन 90 कितना हो गया, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको इससे कंपेयर कर लो और ये वाले को इससे, ये मैथ्स में पढ़ा है पुराना है ना, तो दोनों निकल जाएगा, ठीक है। बाकी हम क्या करेंगे अगले क्लास में तुम लोग को उससे बना के दिखाएंगे, ये जो हम लोग मोशन का लॉस पढ़े हैं ना, न्यूटन का, मोशन का नहीं न्यूटन का लॉ जो पढ़े हैं उससे बना के दिखाएंगे, ठीक है, हाँ FBD से बना के दिखाएंगे। तो यहाँ से T1 बाई साइन 30, साइन 30 कितना होता है, तो ये 1/2 कहाँ जाएगा, तो ये 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ ये किसके बराबर होगा, तो T1 कितना आएगा 5 न्यूटन, ठीक है। और ये T2 बाई साइन 60 को इससे बराबर, तो यानी कि T2 बाई 10 के बराबर, साइन 60 कितना होता है, हैं नशा उसा किया क्या, साइन 30 1/2 होता है, ठीक है, साइन 60 होगा √3/2, तो ये हो जाएगा 2T2 बाई नीचे में क्या बराबर 10। ये नहीं समझ में आया क्या, नहीं आया, तो यहाँ से T2 कितना आ जाएगा 10 इंटू 2 बाई सॉरी 10 इंटू √3, और नीचे में क्या होगा 2, तो यानी T2 आएगा 5√3 न्यूटन, ये 2 1 2 2 5 10, तो ये T2 आया, तो ये T1 हुआ, ये T2 हुआ। और देखो वही तो पूछा था ना OA और OB में, तो OA और OB में कौन लग रहा था, ये OA, ये AO था, AO और ये OB, तो इसमें ये T2
और ये T1, ये दोनों निकल गया ना, T1 T2, ये T1 रहा, ये T2 रहा, ठीक है। ये तो ऋतिक रोशन वाला हो गया ना, हो गया ये, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज को देखेंगे, एक दो क्वेश्चन उससे देख लेंगे और ये वाला क्वेश्चन बना लेंगे और फ्रिक्शन पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय। हाँ तुम सही बनाया था, ठीक है, FBDs बनाया है।